आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज बेटा हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के प्रभुत्व के बारे में। तो आपने बहुत सुना। लगातार अगर बात करें तो 1952 से लेकर 1957 तक, 1952 में जो पहले चुनाव से लेकर और 1962 तक लगातार 3 चुनाव के अंदर जो है कांग्रेस का पूरे देश के अंदर प्रभुत्व रहा, ये तो आपने जाना। लेकिन आज हम थोड़ा सा हट के बात करने वाले हैं। कांग्रेस के प्रभुत्व से अलग भी कुछ पार्टियां थी, चाहे वो आजादी से पहले की बात करें या फिर आजादी के बाद। तो कौन कौन सी पार्टियां हैं जो लगभग, अगर कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दें तो दूसरी जिस पार्टी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, दैट इज द सोशलिस्ट पार्टी, जो आज कई टुकड़ों में विघटित हो गई है। अलग अलग प्रदेशों में आप उनकी अलग अलग नाम से, पार्टी के नाम से देखते हो। तो उन्हीं पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो और कौन कौन सी पार्टियां चाहे आजादी से पहले या आजादी के बाद में, ये जो पीरियड है 1952 से 62 के बीच में थी, लेकिन उनको कोई खास बहुमत नहीं मिला, अगर छोड़ दे तो कम्युनिस्ट पार्टी को, जिन्होंने केरल के अंदर अपने दम पर सरकार बनाई, कह सकते हो। कौन कौन सी पार्टियां हैं आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो कांग्रेस के प्रभुत्व के दौर में जो अन्य पार्टियां थी, उनमें केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में हम बात करेंगे। केरल के अंदर वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का, कह सकते हो कि 1957 के अगर अंदर देखें, 1957 के अंदर, इट वाज द टाइम वेयर द अपार्ट फ्रॉम द कांग्रेस को छोड़ के देयर वाज अ रीजनल पार्टी, दैट वाज द कम्युनिस्ट पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से थी। उन्होंने अपना वर्चस्व जो केरल के अंदर दिखाया। और बात करें तो टोटल 126 सीटें थी, विधानसभा की सीटों की बात कर रहा हूं। कौन सी सीटें? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कांग्रेस जो केरल की विधानसभा के 126 सीटों में से 60 सीटों पर अपने अकेले दम पर विजय हासिल की। और उस टाइम में जब कांग्रेस का पूरे देश के अंदर प्रभुत्व था, वर्चस्व था, ऐसे वक्त के अंदर अगर कोई पार्टी अपने दम पर, कोई क्षेत्रीय पार्टी आती तो अपने आप में उसके मायने होते हैं। कुछ उसका फोकस की मेहनत लगाइए या फिर एक आइडियोलॉजी जिसको केरल के लोगों ने स्वीकार। कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे ईएमएस नंबूदिरीपाद, ठीक है ना। नाम से बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होना, केरल तमिलनाडु के अंदर इसी तरह के नाम हमको मिलते हैं। तो ये कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं। विधायक दल के नेता का क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी किसी पार्टी को बहुमत मिलता है या किसी भी पार्टी का जब विधानसभा या लोकसभा के चुनाव के बाद में उनके विधायक दल के नेता का चयन किया जाता है जीते हुए सदस्यों के द्वारा। तो उस टाइम में जो कांग्रेस के विधायक कम्युनिस्ट पार्टी के जो विधायक जीत कर आए, उन्होंने ईएमएस नंबूदिरीपाद को अपना अध्यक्ष चुना। और प्राय ऐसा देखा गया है, ऐसा एक्सपीरियंस किया गया भारत में, कि जो अध्यक्ष चुना जाता है अपने विधायक दल का, वही चीफ मिनिस्टर बनता है। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण विधायक दल के नेता का ये पद। और अगर हम विश्व में पहली बार देखें, किसी पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे, तो ये एक दौर था 1957 का, जब कहीं पर विश्व के अंदर किसी एक कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर कहीं पर अपनी सरकार बनाई। ऐसे तो बहुत सारे देश, चाइना की बात करें या फिर रसिया के अंदर हम देखें, कम्युनिस्ट की सरकार है, थी, लेकिन वो कोई एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनी हुई सरकार नहीं थी। यहाँ पर जो चुनाव हुए वो प्रजातंत्र के अंदर हुए, फेयर इलेक्शन हुए, और वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी विजय हासिल की। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण ये पीरियड। और 1959 का दौर देखें, 1959 का पीरियड देखें, तो ये अपने आप में जैसा कि आप जान रहे हो कि पूरे जो है पहले चुनाव हो लोकसभा के या फिर सेकंड लोकसभा के चुनाव हो, यहाँ पर कांग्रेस को पूरा वर्चस्व था पूरे देश के अंदर। और कहिए
कि उनको ये अच्छा नहीं लगा कि केरल के अंदर, उस पीरियड के अंदर केरल एक कह सकते हो कि अपने आप में, जहां पर कम्युनिस्ट का काफी वर्चस्व था, कम्युनिस्ट के वर्चस्व वाले केरल के अंदर कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी, कुछ आंदोलन हुए। जो पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी आपके जो चुनाव में जो वादों के साथ आई थी, वो वादे पूरे नहीं हुए। कहें तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि कांग्रेस का भी रोल था, एक आंदोलन खड़ा हुआ, विरोध खड़ा हुआ ये कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट। और इसी दौरान में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए, आर्टिकल 356 संविधान की एक अनुच्छेद है, सरकार जो होती है रिस्पेक्टिव स्टेट का राज्यपाल या राष्ट्रपति, कहिए राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल की रिपोर्ट के ऊपर मंत्रणा करने के बाद उससे डिस्कस करके वहां पर राष्ट्रपति का शासन या राज्यपाल का शासन लग जाता है और जो चुनी हुई सरकार है वो बर्खास्त कर दी जाती है। तो यही हुआ उस टाइम केरल में, जो प्रजातंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार को हटा दिया गया। और ये अपने आप में कांग्रेस का इतिहास रहा है। अगर आप देखें 1992 के अंदर भी जो बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन के बाद में भारतीय जनता पार्टी की 3 स्टेट में जो सरकारें थी, 3 प्रांतों के अंदर, उनको हटा दिया गया। तो बहुत अगर देखने में आएगा, जो केंद्र में सरकार होती है वो इस आर्टिकल 356 का दुरुपयोग ज्यादा करती है उपयोग के अलावा। इसका उपयोग यह है कि कोई आंतरिक प्रशासन कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाए, कोई संविधान के मुताबिक अगर कहीं पर शासन नहीं चलता है, तो वहां पर आप संविधान के धारा या अनुच्छेद आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके जो चुनी हुई सरकार को हटा दिया जाता है और राज्यपाल का शासन गवर्नर रूल से हो जाता है। लेकिन इसका मिस यूज ज्यादा होता है जो केंद्र में सरकारें करती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या फिर इससे पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही हो। ये तो बात की हमने जो कांग्रेस के अलावा कोई जो दल मौजूद था, वो एक क्षेत्रीय दल था। अब हम किसी एक राष्ट्रीय दल के बारे में बात करेंगे जिनका वोट बैंक पूरे अन्य राज्यों में, पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों के अंदर भी वोट बैंक था। ये अलग बात है कि वो कहीं पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी और बहुत ज्यादा उनको वोट भी नहीं मिले और सीटें भी नहीं मिली। अगर बात करें 1952 के चुनाव में तो उनको 16%, 10% के लगभग वोट मिले, लेकिन जो भी वोट सीट के अंदर कन्वर्ट हो पाए वो 3% के अंदर हो पाए। तो अपने आप में 1934 की अगर हम बात करते हैं, 1934 में जो कांग्रेस, ये जितनी भी पार्टियां, सोशलिस्ट पार्टी या आज के दिन आप जो भारत में पार्टियां देख रहे हो, प्रजातांत्रिक पार्टी हो या कोई और अन्य पार्टी हो, ये सभी पार्टी की जड़ें आप कांग्रेस के अंदर देख सकते हो। कभी ना कभी आजादी से पहले 1934 लगाइए या उससे पहले ये कभी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करती थी। कांग्रेस अपने आप में एक ऐसी पार्टी थी, आप सोच सकते हो कि दिल को खोल कर रखने वाली और अलग अलग विचारधारा, अलग अलग गुटों को अपने अंदर समाये रखती थी और विभिन्न आइडियोलॉजी के लोग यहाँ पर रह सकते थे। और कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी आप एक अलग पार्टी, अलग आइडियोलॉजी को चला सकते थे। लेकिन ये दौर काफी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। बात करते हैं तो एक पीरियड आया, एक टोली थी कांग्रेस के अंदर ही, युवा नेताओं की टोली थी जो कांग्रेस के अंदर परिवर्तन चाहती थी और कांग्रेस को एक समतावादी देखना चाहती थी कि ये जो पार्टी है देश के अंदर समानता लेके आए, समाज के अंदर समाजवादी विचारधारा को अपनाए और सब लोगों के साथ समान रूप से जो रिसोर्सेज है, समान रूप से सबका अधिकार हो। तो इस तरह की आइडियोलॉजी के साथ में कुछ युवा नेता कांग्रेस में काम कर रहे थे, लेकिन उनका भविष्य कांग्रेस में बहुत ज्यादा दिन नहीं था। चर्चा करेंगे वो कौन है। 1943 में जब इनकी एक्टिविटी, ऐसे जो नेताओं की एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ गई, तो 1943 में कांग्रेस पार्टी ने अपने संविधान के अंदर कुछ चेंजेस लाए, ठीक है, और परिवर्तन लाके तो ऐसा कर दिया कि आप अलग विचारधारा के साथ इस पार्टी के अंदर बने नहीं रह सकते हो। और फिर सोशलिस्ट पार्टी को, सोशलिस्ट विचारधारा वाले इंसानों को
नेताओं को एक अलग पार्टी बनानी पड़ी, वो भी हम बात करेंगे। तो सोशलिस्ट पार्टी के नाम से बनी पार्टी में ये जो सोशलिस्ट पार्टी बनी 1943 के बाद में, तो इसका जो सोशलिस्ट पार्टी बनी 1943 के उपरांत अगर देखें तो इसकी मौजूदगी अगर देखें, वोट बैंक तो पूरे भारत के अंदर था, ठीक है ना। और पार्टी के लोकतांत्रिक समाजवादी धारा के रूप में विश्वास करते थे कि डेमोक्रेसी के थ्रू समाजवाद लाना चाहते थे। प्रजातंत्र के रहते हुए समता एक असंभव सा कार्य, आप डेमोक्रेसी के अंदर में सब लोगों को समान रूप से समतावादी एक विचारधारा की पार्टी, इन्होंने ऐसा सपना देखा देश के अंदर हो। और ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट की विचारधारा से अलग, ना तो ये विचारधारा कांग्रेस की थी और ना ये कम्युनिस्ट की विचारधारा थी, तो ये अलग से एक डिफरेंट विचारधारा के साथ में खड़े हुए। और इन जो सोशलिस्ट विचारधारा वाला इंसानों ने, नेताओं ने जो अलग पार्टी बनाई, इन्होंने आलोचना शुरू की कांग्रेस की, किस आधार के ऊपर कि ये पूंजीपतियों की पार्टी है और ये लैंडलॉर्ड की पार्टी है, जमींदारों की पार्टी है, इसमें गरीब, शोषित, पीड़ित और इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और फिर कांग्रेस, जैसा कि आप जानते हो, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो बहुत बखूबी से उस पीरियड में हर तरह से अपनी पार्टी को ट्रांसफॉर्म करना जानती थी, बदलना जानती थी। और उन्होंने जो इनकी विचारधारा थी, समतावादी की जो विचारधारा है, उसको अपने गले लगा लिया। और आखिर कांग्रेस के जो लक्ष्य में जो समाजवादी की घोषणा होना कि हम भी समाजवादी हैं, हमारे अब जैसे मैनिफेस्टो, जैसे चुनाव के वक्त कोई चुनाव का मैनिफेस्टो तैयार होता है, तो उस मैनिफेस्टो में इन्होंने अपने आप को समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना करने के कुछ वादे जनता के साथ किए। और इस तरह से जो सोशलिस्ट पार्टी का जो एक वोट बैंक हो सकता था, वो भी कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष रूप से छीन लिया। और 1955 की बेटा अगर बात करें 1955 में, तो कांग्रेस ने अपने आप को समाजवादी के रूप में घोषणा कर दिया कि कांग्रेस एक समाजवादी पार्टी है, देश के अंदर समाजवादी रचना लाना चाहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से चेहरे थे, ऐसे कौन कौन से नेता थे जो सोशलिस्ट पार्टी के अंदर थे। तो अगर आप बात करो राम मनोहर लोहिया की, आचार्य नरेंद्र देव की बात कर सकते हो, या फिर आप बात कर सकते हो जयप्रकाश नारायण की। अच्युत पटवर्धन भी एक नेता थे जो उस टाइम सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। लेकिन समय के साथ सोशलिस्ट पार्टी भी अब अलग अलग पार्टियों के अंदर विघटित होती गई, इसके भी कई सारे टुकड़े हो गए। जैसे आप जनता दल यूनाइटेड की बात करो, समता पार्टी की बात करो, या आज जो आप देखते हो राष्ट्रीय जनता दल जिसके अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव है, ये सब पार्टियां अपनी जो जड़ें हैं वो सोशलिस्ट पार्टी में देखती हैं। और सोशलिस्ट पार्टी कभी कांग्रेस के अंदर हुआ करती थी, ठीक है। तो ये आज हमने जो डिस्कस किया, कांग्रेस के प्रभुत्व के दौरान ही अन्य जो पार्टियां हमारे देश के अंदर जो एक्टिव थी, हो सकता है वो क्षेत्रीय पार्टी रहे हो या फिर राष्ट्रीय पार्टी होते हुए उनको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उनका आज भी आप अस्तित्व, आपको चाहे बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें, ये पार्टियों का अस्तित्व आपको महाराष्ट्र में आप बात करें, मध्य प्रदेश में बात करें, तो या और इवन कांग्रेस, ये जो समतावादी या समाजवादी विचारधारा वाले मुलायम सिंह की जो पार्टी है, काफी साल इन्होंने उत्तर प्रदेश में शासन किया। और बिहार के अंदर भी कहीं ना कहीं समता पार्टी का शासन आज भी आप देख रहे हो। तो इस तरह से आज के हमारे टॉपिक में हमने कांग्रेस के प्रभुत्व के अलावा जो दूसरी पार्टियां थी, मंझोली पार्टियां, उनके बारे में चर्चा की। और इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। बेटा एक साथ और मैं कह देना चाहता हूँ, जिस हिसाब से 12th क्लास के बच्चों को मेहनत की जरूरत है, आप मेहनत उतना नहीं कर रहे हो, ये मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ, वार्निंग है। इस तरह से 12th को क्लियर करना बड़ा एक हार्ड टास्क आपके लिए होने वाला है।
कोशिश कीजिए रेगुलरली वीडियो देखें। आपकी बात ये समझ में नहीं आ रही है, मैं हर एक स्टूडेंट से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया सपोर्ट कीजिए अपने भविष्य के लिए। धन्यवाद।